अरे वो चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एक्चुअली इसका पीछे का जो कारण है तो वो है कॉन्स्टिपेशन। तो है ना, कॉन्स्टिपेशन हमने पहले पढ़ा, इसलिए हमको पढ़ना पहले वही चाहिए था, लेकिन हम पहले वो खुल गया। तो अब परिकृति का पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों में बहुत सारा मिलता है, बड़ों में भी बहुत खूब सारा मिलता है। एक एक डिपार्टमेंट उसको पूरा हैंडल कर रहा होता है, शल्य विभाग। ठीक है, तो जहां तक मेडिसिन की बात है तो एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग उसको देते हैं, जहां सर्जिकल नीड होती है, एब्सेस हो जाता है वहां। ऑलमोस्ट ऑल द आचार्य मेंशन दिस डिजीज। और गुद कर्तन वत पीड़ा जिसके अंदर है, शूल युक्त कर्तन यस्मिन स परिकर्तिका। दिस इज एक्सप्लेन बाय कॉम्प्लिकेटेड वस्ती विरेचन अतिसार बाय काश्यप। एक्सप्लेन बाय परिकर्तिका इन ज्वर। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, ज्वर के अंदर भी परिकर्तिका इन्होंने बताई है। ठीक है, क्या होता है तो आप देख सकते हो, इस रीजन में होता है, जगह होती है वहां पे एनल फिशर। क्या होता है, क्रैकनिंग हो जाता है, फट जाता है वहां का एनल ओपनिंग के पास में, इनसाइड व्यू ऑफ एनस आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो एनल फिस्चुला देखो, पहले तीन चीजों में डिफरेंस समझना चाहिए। एनल फिशर ये क्रैकनिंग आपको दिखाई पड़ रही है, फिस्चुला एक क्या हो रहा है, एक ट्रैक्ट बना दिया कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जो कहीं भी खुल सकता है, इधर खुल गया, इधर खुल गया। ठीक है, फिर उसके बाद में एनल एब्सेस बना दिया कि भाई यहाँ फिस्चुला हो रहा था, लेकिन यहाँ कुछ इन्फेक्शन हो गया, वहां एब्सेस बन गया। तो ये तीन चीजों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। डिटेल्ड वर्जन आपको मिलेगा इन सब चीजों का शल्य विभाग में। तो चलते, चरक मेंशन्ड इट एज इलेक्ट्रोजेनिक। उन्होंने कहा भाई इसका कोई रीजन नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं वैद्यकृत या जिसका कारण हमें नहीं पता होता वो होता है। इट कैन बी कोरिलेटेड विद द फिशर्स व्हिच इज अ स्मॉल अल्सरेशन और म्यूकोकुटेनियस जंक्शन में ये परिकर्तिका को जो है वो कोरिलेट किया गया है। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन विद हार्ड स्टूल इज द कॉमन कॉज। ठीक है, कॉज के पीछे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। पेनफुल डिफिकेशन विद स्ट्रीक्स एट द साइड्स ऑफ फीकल मैटर विल बी ऑब्जर्व्ड। मैंने कल एक दिन पहले बताया भी था कि अगर पॉटी के साथ फ्रेश ब्लड दिखाई पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो जगह है आने का ब्लड का, वो एनल रीजन होगा। तो फ्रेश ब्लड आपको अगर हार्ड स्टूल्स के साथ दिखाई पड़ रहा है, दैट मींस फीकल मैटर के साथ, मतलब वो वही है। तो डायग्नोसिस क्या, रेक्टल एग्जामिनेशन, इन्फेंट हिप्स आर हेल्ड इन एक्यूट फ्लेक्शन, पेशेंट्स बटक्स आर सेपरेटेड। हमको चेक कैसे करना है, एक्सपेंड फोल्डेड फोल्ड्स ऑफ पेरिनियल स्किन एंड माइल्ड लेसेरेशन आपको मिल जाएगी। सिंपल उसको लिटाना, मैंने एक दिन डिस्कस किया था, लिथोटमी पोजीशन में आप देख सकते हो, या फिर साइड पोजीशन में भी आप देख सकते हो। ट्रीटमेंट, ट्रीट द कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्या है उसके कारण कॉन्स्टिपेशन का कॉज वो देखना है आपको। कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मेलिटी कोई है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए, किसका, कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, या फिर इंजेक्शन ऑफ बोtulinum दिया जाता है, जिससे कि मस्कुलर स्पाज्म जो बनी होती है तो थोड़ी ढीली हो जाए और वो बाहर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हो। कि इसका एक थोड़ा सा मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे इसको करते हैं। थोड़ा मेरे ख्याल से शॉर्ट ये थोड़ा सा ज्यादा था, कि ये इसमें एक्चुअली वीडियो था जो दिख नहीं रहा है। तो इसमें देखो क्या हो गया, हमने एग्जामिनेशन कर लिया, तो हमको सबसे पहले इसको लोकेट करना पड़ेगा। किस तरह से आप इसको एग्जामिन करोगे, ठीक है, इसको जो है पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना होगा। तो हमको एग्जामिनेशन करते समय आप बच्चे को थोड़ा सा इजी वे में लिटा के, थोड़ा लिग्नोकेन जेली इत्यादि यूज करके आप धीरे धीरे जो है वो कर सकते हैं। अवॉइड करना चाहिए इसके अंदर जो है प्रोक्टोस्कोप और ये सब डालने का। वैसे साइजेस अलग अलग आते हैं तो आप यूज कर सकते हो साइजेस के अनुसार, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप छोटे, अगर बहुत छोटा है बच्चा तो छोटी उंगली या फिर ये वाली उंगली जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको फील हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको घड़ी की सुई की तरह इसको बांट देना चाहिए। कौन सी पोजीशन पे क्या आपको मिल रहा है वो आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनेशन करने वक्त। मान लो यहाँ मिलता है तो 6 o'clock, ठीक है, 12 o'clock, 3 o'clock, है ना। इस तरह से आपको ये सारी चीजें बांट के देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पोजीशन बताना पड़ेगा लेफ्ट राइट इस तरह से। और फिर इसमें करते क्या है, पहले तो जो है आपको देना पड़ेगा कि स्टूल सॉफ्टनर आप इसके साथ दीजिए। ठीक है, स्टूल सॉफ्टनर में क्या क्या यूज कर सकते हो, त्रिफला यूज कर सकते हो, पंचसकार चूर्ण यूज कर सकते हो, अविपत्तिकर यूज कर सकते हो, एज पर द नीड। ठीक है, तो जैसे जैसे चीजें आपको वैसी दिखाई पड़ रही हो, कॉम्प्लिकेसी दिख रही हो, क्रॉनिसिटी दिख रही हो, आप अपनी दवाओं को उस तरह से यूज करिए। वो दवाएं यूज करने के साथ में एक बार आपको, मतलब आपके फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, पहले तो स्टूल सॉफ्टनर बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद पाचन होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर आप पहली प्रायोरिटी आपकी पेन और कॉन्स्टिपेशन रिलीव करना है तो आपको अविपत्तिकर का एक पूरा योग बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लवण भास्कर का योग बनाना चाहिए, क्योंकि वो पाचन के साथ निकालेगा। तो उसके बाद फिर त्रिफला या पंचसकार आपका अलग एक चूर्ण में होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप परिकर्तिका डायग्नोस कर दिए हो कि भाई नहीं परिकर्तिका तो है ही उसको, तो कहीं ना कहीं आपको सिड्स बात कराना चाहिए पेशेंट को, लैट्रिन का रास्ता सेकाई करना चाहिए। उसके बाद वहां पे जात्यादि तेल आपका जो है लोकल एप्लीकेशन होना चाहिए, धीरे धीरे वो रिलीफ करेगा। फिर उसको एक तरीका होता है, हम बहुत बढ़िया एक योग यूज करते हैं, योगा योग अश्वनी मुद्रा करके होता है। अश्व जैसे लैट्रिन करने के बाद कभी देखोगे तो वो आगे पीछे एनल रीजन को करता है, तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि जब भी आप जो है अपना सिकाई कर लीजिए और आप अपना वो कर लीजिए, तो पेशेंट को क्या करना है, इस तरह से लेट जाना है। ठीक है, आराम से दोनों साइड अपने हाथों को डाल के ऐसे। ठीक है, और उसको क्या करना है, सांस के साथ एनल रीजन को खींचना है और सांस के साथ एनल रीजन को छोड़ना है। तो इस तरह से क्या कम से कम 20 बार आप करेंगे तो उस जगह का एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आगे का कॉन्स्टिपेशन लौट के आता है। ठीक, अगर आपकी बावल हैबिट है, आपकी अगर कोई कॉन्जेनाइटल इश्यूज है तो वापस आना ही आना है। आप खाना नहीं छोड़ रहे हो, आप मोमोज खाना नहीं छोड़ रहे हो, चाउमीन खाना नहीं छोड़ रहे हो, तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपको पेशेंट जागरूक है और वो चाहता है कि उस तरह की समस्या ना हो उसको, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया यू कैन यूज दिस। मैंने क्या बताना, पेशेंट को हमेशा बिना पैसे की दवाई बताओ। ठीक, लेकिन हमें मालूम है कि जब तक वो बीमार नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर का घर कैसे चलेगा। तो लेट हिम बी डिजीज हिमसेल्फ, आप उसको डिजीज मत दो।
ठीक है, आप क्या है उसके उसके वेलविशर बनो, ठीक है, आप उसका पैसा खर्च कराने के साथ उसको वो भी चीजें बताओ कि भैया पथ्य ये है, अपथ्य ये है, और आप इस तरह का योग करके भी आप ठीक रह सकते हो। ये आपको भी मालूम है कि पेशेंट डेली वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका क्या है, वो कर्तव्य है, वो जरूर आप करो। ठीक है, आप उसको बोल सकते हो कि भाई, आप देखो बच्चा है, अगर लेटरिन बहुत हार्ड स्टूल हो रही, बहुत परेशान है, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, एक दूध के अंदर आप जो है, आप बहुत बढ़िया, और ये तो बड़ों की बात होती है, एक नॉर्मल बात हमने आपको समझा दी कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत होती है, तो उसमें हम आप कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन यानी कि शरबत, सही मात्रा में बोले तो हम शरबत का प्रयोग करा सकते हैं, हनी का प्रयोग करा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक डायरिया या फिर ऑस्मोटिक रिलैक्सेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारी अगर वो है इंटेस्टाइन है, और हमने अगर मान लो शहद दे दिया उसको, ठीक है, तो वो क्या है, ये कंसंट्रेटेड पार्ट हो गया ना, ठीक है, यहाँ पर ऑस्मोलैलिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ऑस्मोसिस क्या करेगा, अंदर से, ठीक है, पानी को इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ पे ये ढीला हो जाएगा, और ढीला होकर के ये सीधे जाके लेट्रिन को बाहर निकाल देगा। तो ये पर्पज रहता है कि आप बच्चे को कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन दें। उसके अलावा आप बच्चे को मिल्क दे सकते हैं। उसको अगर कई बच्चों में मिल्क लेने में समस्या होती है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, मिल्क के साथ एक चम्मच घी दे सकते हो। ठीक है, भैया उसमें घी डाल के दे दो, तो एक जो है वहां बढ़िया होगा। ये इससे भी, क्योंकि बच्चा पंचसकार चूर्ण नहीं ले पाएगा, त्रिफला